नमस्कार दोस्तों। आपके शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की जो कक्षाएं हैं हिंदी साहित्य को लेकर, वो विधिवत रूप से स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। और आपको इसकी अधिक जानकारी मिलेगी कि बैच कैसे चल रहे हैं, कैसा अध्ययन हो रहा है, वो सब आपको इस नंबर में कॉल करने पर पता चल जाएगा। 9752927794। ठीक है। अब अगर हम देखें तो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए शासन की तरफ से आधिकारिक सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, शिक्षक हिंदी भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जो सिलेबस आप लोगों का है, इसमें कुल कितने 100 अंक बताए गए हैं। पहले जो था अंक वो 150 नंबर का था। अब जो नए सिलेबस में अंक है वो 100 नंबर का है। ठीक है। अब इस पे हम आगे आते हैं। तो ये कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसे भाग अ, भाग ब और भाग स, यानी कि कुल 3 भागों में आपका पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है, जिसपे आपके भाग अ में कुल कितने अंक बनेंगे? 10, 5 अंक 15, 5 20, 20 और 35 धन 40 और 45 में कुल मिलाकर के ये 50 अंक का होने वाला है। कुल 50 अंक आपके भाग अ में विभाजित किए गए, जिसमें आप हिंदी साहित्य का इतिहास 10 अंक का, गद्य खंड 5, पद्य 5, हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण 15 अंक का है, हिंदी भाषा शिक्षण जो है वो 10 अंक का बताया गया है। छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा व साहित्य, छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा व साहित्य वो है 5 अंक का। इसके बाद भाग ब की बात हम करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है वो सबके लिए है, और उसका अंक बताया गया है कि 15 अंक का। 15 अंक का आप सबको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करते हुए चलना है। और भाग स जो है वो है भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन 35 अंक का। भाग ब आपके 15 अंक के हैं, भाग स जो है वो है 35 अंक का, और भाग अ जो है वो 50 अंक का, और कुल मिलाकर के 100 अंक का आपका पेपर है, तो सिलेबस है का। अब बात करते हैं भाग अ में। भाग अ के अंदर हमको कैसा अध्ययन करना है, इसके अंदर हमें किन किन तथ्यों पर ध्यान देते हुए चलना है। तो इकाई 1 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास है। भाग अ में इकाई 1 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसका अंक विभाजन है 10। इसके अंतर्गत हमें प्रमुख काल विभाजन, इस काल विभाजन में जो विद्वानों के द्वारा काल विभाजन किया जाता है, प्रमुख विद्वान हैं, उनके काल विभाजन को ध्यान पे रखते हुए अपना अध्ययन करना है। फिर हिंदी साहित्य का प्रमुख काल एवं प्रवृत्तियां। अब काल के अंतर्गत आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इन 4 काल खंडों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हुए चलना है, जिसके अंतर्गत प्रमुख काल विभाजन को ध्यान देना है, और प्रमुख रचनाएं हैं कौन सी है उन्हें ध्यान देना है, प्रमुख कवि कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन सी है, समय काल प्रवृत्तियां कैसी थी, तो उन सारी चीजों को ध्यान देते हुए चलना है। इकाई 1 के अंतर्गत इकाई 2 जो है वो गद्य खंड है, गद्य साहित्य की विधाएं, जिसके अंतर्गत हमें कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी,
आत्मकथा, यात्रा वृतांत, लघु कथा, व्यंग आदि पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। इसका अध्ययन हमें विस्तार से करना पड़ेगा। और रचनाएं बहुत सारी होती है, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन और प्रमुख रचनाकारों का अध्ययन कैसे किया जाता है, इसे हम अपनी कक्षाओं में बताते हैं कि आप इन कहानीकारों में से, नाटककारों में से प्रमुख रचनाएं कौन सी, नाटककार कौन से हैं, कहानियां कौन सी महत्वपूर्ण हैं, रेखा चित्र कौन से महत्वपूर्ण हैं, उनके कवि कौन हैं, साहित्यकार कौन है, संस्मरण, जीवनी आदि सभी की जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण चीजें जो हो जाती है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने आप में आवश्यकता रखती है, अपनी महत्ता बनाए रखती है, उनका अध्ययन हम कक्षाओं में करते हैं। पद्य खंड इकाई 3 के अंतर्गत पद्य खंड होगा, इसका अंक विभाजित है 5। अब इसके अंतर्गत हमें क्या करना है? पद्य खंड में हमें आदिकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं, प्रमुख आदिकालीन कवि कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन सी है। अब आप देखेंगे कि आदिकाल में क्या होता है कि आदिकाल में ऐसी बहुत सी रचनाएं होती है जिसकी भाषा हमारी अब की भाषा से अलग बताई गई है, अलग दिखाई जाती है। तो उन भाषा का जब अध्ययन हम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें, तथ्य याद नहीं हो पाते हैं। तो इन तथ्यों को कैसे याद करना है, कैसे अपने दिमाग में एग्जाम के पर्पस से बिठाना है, उसको भी हम विभिन्न तरीकों के माध्यम से अपनी कक्षाओं में बताते हैं। भक्ति काल में सगुण निर्गुण सूफी काव्य, और इसका अभी अध्ययन चल रहा है, जो व्याख्याता वर्ग 1 में पढ़ाया जा रहा है, उस पे हम काल विभाजन, प्रमुख कवि साहित्यकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जान रहे हैं। सैद्धांतिक आधार भी मजबूत हो रहा है, उसके साथ साथ में आपका वस्तुनिष्ठ साहित्य भी मजबूत हो रहा है कक्षाओं में। रीतिकाल की कविता, आधुनिक काल के कवि एवं उनकी रचनाएं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद, इस पे हमें ध्यान देने की ये जरूरत है कि क्या कहा गया है। आधुनिक काल के अंतर्गत कवि एवं उनकी रचनाओं में भारतेंदु युग से लेकर के प्रगतिवाद तक का विस्तार बताया गया है। इस पे हमें प्रगतिवाद के बाद क्या नहीं देखना है, प्रगतिवाद तक ही इसके सिलेबस को निर्धारित किया गया है। अब इकाई 4 के अंतर्गत हम आते हैं, तो इसके अंतर्गत है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, जो 15 अंक का है। इस पे हमें क्या देखना है? रस, रस के अंतर्गत उसकी परिभाषा, रस के अंग और प्रकार का अध्ययन करना है। छंद जो है उसमें क्या करना है कि परिभाषा, अंग और भेद, दोहा, सोरठा, चौपाई, सेवैया, इनका अध्ययन करना है, इनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है, जो एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण होता है। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति अलंकार, इनका अध्ययन हमें करना है, इनके उदाहरणों को समझना है और ऐसा समझना है कि ये हमसे हमारे एग्जाम में गलत ही ना हो। ठीक है, आजकल जो नया पैटर्न है उसमें क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सामान्य अध्ययन को लेते हुए अगर आप चलेंगे तो आप हो सकता है पिछड़ जाएं। इस बार का नेट का पेपर अगर आप देखें तो उसमें क्या बताया गया था, शब्द शक्ति से सवाल आए हैं तो कथन के माध्यम से आए। तो नवीनतम पैटर्न के आधार पर अगर देखें तो जो इकाई 4 से जो भी सवाल बनते हैं उसमें हो सकता है कि नया पैटर्न को, नेट का पैटर्न को भी पूछ दिया जाए, और उस पैटर्न में क्या है कि कथन आधारित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका भी हमें विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सामान्यतः पढ़ करके चले जाएं, कोई सामान्य सी कोई किताब को उठा लें और आप पढ़ लें और आपका हो जाएगा, प्रश्न सही हो जाएंगे। इसकी उम्मीद अब बहुत कम हो रही है, क्योंकि बदलता हुआ पैटर्न है और देख भी रहे हैं कि कितनी प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। तो छांटने के लिए भी, योग्य उम्मीदवारों को छांटने के लिए भी पेपर का जो स्तर है वो क्या है, कठिन होता जा रहा है। इसके अंतर्गत देखिए, शब्द शक्तियां हैं, वाक्य का परिचय है,
वाक्य के अंग एवं वाक्य भेद है, विराम चिन्ह प्रमुख प्रकार, मुहावरे तथा लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश का अर्थ होता है कि आप जो ना पढ़े हों पहले, कोई भी आपको गद्यांश दे दिया जाएगा अपठित गद्यांश, उसका हमको अध्ययन करना है। और वो भी अब क्या हो रहा है कि इसकी भी भाषा क्या है, इसकी भी भाषा और समझ का स्तर जिनका मजबूत है, जिनकी भाषा में पकड़ है और जिनका समझ का स्तर मजबूत है, उनसे ही अब अपठित गद्यांश भी सही हो रहे हैं। नहीं तो परीक्षार्थी क्या है, घूम जाते हैं। स्तर अब हमेशा स्तर जो है वो कठिन होता जा रहा है, तो हमें उसका भी ध्यान देते हुए चलना है। इकाई 5 है हिंदी भाषा एवं शिक्षण। भाषा शिक्षण की प्रचलित विधियां एवं प्रणालियां, भाषाई दक्षताएं, इसके अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सामान्य रूप से आते हैं। इसका अंक विभाजित है 10। और इकाई 6 के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य का, छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य का हमको अध्ययन करना है। इसमें छत्तीसगढ़ी व्याकरण भी कुछ भाग आ जाएंगे इसके भाषा में, और इसका जो साहित्य है, छत्तीसगढ़ी साहित्य जो है, छत्तीसगढ़ के रचनाकारों का जो साहित्य है उसका भी अध्ययन हमें करना है। और इकाई 6 है 5 अंकों का। भाग ब जो है कुल 15 अंक विभाजित हैं भाग भ में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो सामान्यतः सबको पढ़ना है। आप किसी भी एग्जाम दिलाइए, किसी भी विषय का एग्जाम दिलाइए, ये आपको मुख्य पढ़ना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। ये अनिवार्य सिलेबस के अंतर्गत आएगा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इकाई 1 जो है बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला बालक, इसे ध्यान देते हुए चलना है कि उच्च प्राथमिक शाला के बालक के लिए उसका विकास कैसे महत्वपूर्ण होगा, विकास की अवधारणाएं क्या है, एक बच्चों को ध्यान पर लेते हुए हमें चलना पड़ेगा, उसकी समझ बनानी पड़ेगी, है ना। उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता, जन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, है ना, सीखने बोलने के मध्य, वैयक्तिक विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा जब आप अध्ययन करें। यही कंपलसरी है। जैसे समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। और इकाई 3 में जो है वो क्या है कि सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके जो हैं, है ना, बच्चों की सीखने की व्यू रचना, सामाजिक क्रियाकलाप, एक मनोवैज्ञानिक ढंग से आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अब भाग स जो है, पहले ही बताया गया था कि आपका सिलेबस 3 भागों में विभाजित है। तो भाग स के अंतर्गत इनका अध्ययन करना है, इन तथ्यों को समझना है, भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का। और ये 5 अंकों में विभाजित है। सामान्य हिंदी 5 अंकों में, इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं, स्वर व्यंजन वर्तनी का अध्ययन है, लिंग वचन एवं काल का अध्ययन है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधि का, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, जो सामान्यतः व्याकरण है हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी भाषा के लिए सामान्यतः जो व्याकरण खंड है वो भाषा का सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जो है उसके ऊपर ये आधारित है। और इन पर भी आपकी पकड़ मजबूती से होनी चाहिए, क्योंकि ये लगभग लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में भी होते हैं। तो जो और भी छात्र हैं वो भी जब एग्जाम दिलाते हैं, जिनके बहुत लंबे समय से तैयारियां चल रही है, उनका ये पक्ष
लगभग लगभग मजबूत हो ही जाता है। तो जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें इन पर भी मजबूती से काम करना पड़ेगा। कक्षाओं में इन पर विस्तार से चर्चा होती है। फिर आपको जनरल इंग्लिश भी चाहिए, सामान्य अंग्रेजी का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था स्वर व्यंजन वर्तनी, उसी तरीके से इंग्लिश में भी इसका अध्ययन किया जाएगा, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव तमाम सारी चीजों पे, है ना। ये सामान्य अध्ययन पे आपको इनका ध्यान देते हुए चलना है। और उसके बाद हम अगर देखें तो भाषा ज्ञान के बाद सामान्य अध्ययन जो है उसके अंतर्गत 10 अंक का सामान्य मानसिक योग्यताएं पूछी जाएंगी। सामान्य मानसिक योग्यता पूछी जाएगी। इसका अंक निर्धारित किया गया है 10 अंकों में इसे बांटा गया है। इसमें तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक आंकड़ों को पहचानना, तमाम जो चीजें हैं तो सामान्य मानसिक योग्यता का निर्धारण आपसे जानना चाहेंगे, आपका निर्धारित करेंगे कि आपकी मानसिक योग्यता कैसी है, उन पर भी आपका सिलेबस बांटा गया है उस आधार पर भी। अब कंप्यूटर की शिक्षा जो है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो कंप्यूटर को भी 5 अंकों में बांटा गया है, जिसमें सामान्य परिचय वगैरह आप देखेंगे और इसे जानने की कोशिश करेंगे, है ना। कंप्यूटर के प्रमुख भाग का अध्ययन किया जाएगा, है ना। प्रिंटर के प्रकार, इन पर, ठीक है। जब आप कंप्यूटर आधारित अपनी तैयारियां करेंगे और उन प्रश्नों का तैयारी करेंगे, उनको देखेंगे, तो आपको इन सिलेबस को साथ लेते हुए चलना है और अपना अध्ययन करना है। सिलेबस के इतर आप जाएंगे तो भटक जाएंगे, इसलिए सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हैं ये कंप्यूटर पर आधारित हैं, जो आपकी समझ को मजबूत बनाएंगी। सामान्य ज्ञान आपको देखते हुए चलना है, जो जनरल नॉलेज होता है ना, ये सारी चीजें उसमें दी गई है कि मुख्य संवैधानिक प्रावधान क्या है, मौलिक कर्तव्य, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान अधिकार, है ना। 1857 से 1947, 1947 के बाद का घटनाक्रम जो अपने आप में परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन सब महत्वपूर्ण चीजों का आपको अध्ययन करते हुए चलना है कि छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय और नई शिक्षा नीति का अध्ययन भी करना है स्कूल शिक्षा के अंतर्गत। तो इनका जब विस्तृत रूप से अध्ययन आप करेंगे अपने तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, तो आपको इन सब बिंदुओं से टकराते हुए चलना है, इनका अध्ययन करते हुए चलना है। तब आपको ये समझ में आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और तैयारी कैसे अपनी मजबूत बनानी है। सिलेबस के आधार पर उस सिलेबस को आप सब प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और जैसे जैसे जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट होते जाएगा उस पर टिक लगाते जाइएगा। जहाँ पर समस्याएं आएंगी उस पर डाउट को लिख दीजिएगा और उसका अध्ययन कीजिएगा। हमारे कक्षाओं पे सब पर विस्तार पूर्वक से चर्चा होते आई है और हो रही है, जिससे आपके एग्जाम पर्पस से जो भी समस्याएं होती है छात्रों की, परीक्षार्थियों की, उसका संपूर्ण निवारण किया जाता है।